हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज का जो हमारा सेशन होगा जिसमें लोग बात करेंगे थीम नंबर 7 के बारे में, और थीम नंबर 7 विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कल्चरल एप्रोप्रिएशन वर्सेस कल्चरल एक्सचेंज अंडर द एजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको पता है कि भाई जो गुड्स और सर्विसेज का जो है आपको यहाँ पे ट्रांसफर या मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, और गुड्स और सर्विसेज के ट्रांसफर होने की वजह से जो है उसके साथ जो आपका कल्चर जुड़ा हुआ है, जो वहां के लोकल लोगों का जो कल्चर जुड़ा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक्सचेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक इसी से आपका रिलेटेड है। तो अगर हम कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप मान लीजिए ईरान हो गया या अमेरिकन का जो कल्चर है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अब कल्चरल एप्रोप्रिएशन एक नेगेटिव आइडिया के तहत ये होता है कि भाई जो आपकी वेस्टर्न सोसाइटीज हैं या फिर जो आपकी बड़े बड़े एमएनसीज हैं, है ना, वो क्या करती हैं कि जो माइनॉरिटी या फिर मार्जिनलाइज कल्चर को कॉपी बनाते हुए वो उस पर्टिकुलर उस कल्चर को, उस आर्ट फॉर्म को, उस डिजाइन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट्स बना के बेच देती है। इसका नुकसान ये होता है कि जिनसे उन्होंने कॉपी करा होता है ना तो उनसे परमिशन लिया जाता है और ना तो उनको क्रेडिट आपका दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, परमिशन भी नहीं दिया जाता, तो ये एक नेगेटिव आइडिया को की तरह जो है हम इसको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज योर कल्चरल एप्रोप्रिएशन। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे प्राडा ने जो है आपके लेदर सैंडल्स बनाए थे, तो जिसकी वजह से आप देखोगे काफी ज्यादा जो है आपका क्योस मचा था कि भाई इन लोगों के जो लेदर सैंडल्स हैं जो कि आपके लाखों में आपके बेचे जाते हैं। और कोल्हापुर के अंदर जो है ये जो डिजाइन जो आपके लिए गए थे, ये कोल्हापुर में कोल्हापुर चप्पल के जो डिजाइन हैं, जो कि कोल्हापुर बेसिकली आपको महाराष्ट्र का एक जगह है, तो वहां के बनाए वहां के जो लोकल रूरल आर्टिसंस हैं उनके डिजाइन्स को कॉपी करते हुए जो प्राडा ने लेदर सैंडल्स को डिजाइन करा था ना, और इसका क्रेडिट जो है कोल्हापुरी लोगों को मिला भी नहीं था। तो दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन। दूसरा है नोज रिंग। तो इंडिया में अगर आप नोज रिंग की बात करोगे तो ये सुहाग का निशान बनाया जाता है, बट आप देखोगे फैशन शोज में जो है इसको मॉडिफाई करके जो है एज अ फैशन ट्रेंड की तरह इसको यूज करा जाएगा। फिर तीसरा एग्जांपल कल्चरल एप्रोप्रिएशन का है कि हल्दी दूध, जो कि आप देखोगे इंडिया से जनरेशन जो इसका यूज करा जाएगा, बट इफ यू गो टू स्टारबक्स तो उसको गोल्डन लैटे या गोल्डन मिल्क के नाम से जो है आपका ये बेचा जाएगा। चौथा है आपका योगा। तो योगा भी आप देखोगे तो योगा का जो ओरिजिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको इंडिया से होता हुआ देखने को मिलेगा, बट वेस्टर्न सोसाइटीज में उसको हॉट योगा के नाम से उसको कमर्शियलाइज करा जाएगा विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट्स कि इसका ओरिजिनेशन कहां से आपका हुआ है। पांचवा है आपका कल्चरल एप्रोप्रिएशन का आइडिया, वो है आपका ट्राइबल आर्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अब जैसे कि आप देखोगे मधुबनी आर्ट हो गया, है ना, या फिर गोंड आर्ट हो गया, तो इन लोगों को पता नहीं होता कि अपने आर्ट्स को कैसे प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो इनके लिए विक्टिमाइज हो जाना, मतलब कोई एमएनसी का यहाँ पे आना और उस एमएनसी का इनके डिजाइन्स को, इनके कल्चर को कॉपी करना, मॉडिफाई करना और उसके बाद कमोडिटी बना के लार्ज स्केल में बेच देना, तो जिसकी वजह से कल्चर इनका अपना ओरिजिनल है, बट अपना कल्चर ओरिजिनल होने के बावजूद जो है इनकी अपलिफ्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्राइबल आर्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है इस तरीके से देयर आर्ट गेट्स एक्सप्लॉयटेड। तो ये आपके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है आपके ग्लोबलाइजेशन के। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट कम्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, तो आप इस एसिमेट्रिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता सकते हो कि भाई तो ग्लोबलाइजेशन में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हो रहा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं हो रहा, तो कल्चर का भी एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा। कल्चरल एक्सचेंज इज फाइन बिकॉज हमें पता चलता है कि ये जो कल्चर है उसको ओरिजिनेशन कहां पे हुआ है। बट कल्चरल एप्रोप्रिएशन जो है एक नेगेटिव आइडिया के तहत जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जहां पे जो वल्नरेबिलिटीज हैं, है ना, उसका इस्तेमाल करके जो है जो आपकी मेजॉरिटी कल्चर है या फिर जो एमएनसीज हैं या फिर जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उसको कमोडिटी बना के बेचा जाएगा। तो जिसकी वजह से जो कल्चरल कैपिटल का अंदर जो आपका ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपका डेफिसिट होता हुआ देखने को मिलेगा। एक टाइप का क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में जिसमें ये पूछा गया था कि भाई डू यू थिंक दैट द ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स ओनली इन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो एक वन ऑफ द पॉइंट दैट यू कैन डिस्कस इज कि जब आप पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करोगे तो आप कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात कर सकते हो, और नेगेटिव में जो है आप कल्चरल एप्रोप्रिएशन के बारे में जो है आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि भाई प्रॉफिट के चक्कर में जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो कल्चर को इरोड हो, है ना, कि लोकल लेवल पे अगर लोगों की नौकरी चाहे डिस एम्पावरमेंट अगर देखने को मिले तो उनके लिए वो जो है सारी चीजें ओके हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज और ये जो जनरेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे प्रिजर्व करा जाता है, दे ऑल्सो डोंट नो इट। और स्पेशली ये फेस करा जाता है रूरल आर्टिसंस के द्वारा, जो अपने आप में जो है मतलब दे आर नॉट रजिस्टर्ड ऑल्सो। तो फॉर्मल सिस्टम में ना होने की वजह से जो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा वो काफी मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनियस कल्चरल एक्सप्रेशन बाय द ग्लोबल ब्रांड्स
highlights a problematic shift from the reciprocal cultural exchange, जो कि एक पॉजिटिव आइडिया है, to the exploitative cultural appropriation. तो इसका सोशो इकोनॉमिक और एथिकल इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा. तो वी कैन स्टार्ट विद दिस एग्जामिनेशन की भाई टर्मरिक मिल्क का एग्जांपल मैंने आपसे दिया, कोल्हापुरी सैंडल्स का हमने दिया, कि इसीलिए सरकार बात करेगी कि भाई इन एसेट्स के जीआई टैग्स आपके होने चाहिए. तो जीआई टैग से हमें ये पता चलेगा कि भाई जो प्रोडक्ट का जो ओरिजिनेशन है वो आपका कहां से हुआ था, है ना. और जो कल्चरल एक्सचेंज होगा वो काफी ज्यादा इक्विटेबल होगा. तो मतलब जहां से आपने इस कल्चर को उठाया, इस आर्ट फॉर्म को उठाया, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट शेयरिंग जो है उनको भी आपका मिलेगा. क्लियर हो गया. तो ये एक बेसिक सी चीजें आप बोल सकते हो. तो सेकंड एक सब हेडिंग विच यू कैन राइट इज कि भाई ऐसी कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि कल्चरल एप्रोप्रिएशन जैसे आइडिया को जो है आपका ड्राइव करती है. तो आप बोल सकते हो कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो है आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर्किटेक्चर डेफिसिट है. तो जिसकी वजह से कोई फॉर्मल मैकेनिज्म बन नहीं जाता कि जहां पे आप जनरेशन ट्रेडिशन नॉलेज को चैलेंज कर पाओ. दूसरा है कि जो जीआई टैग्स जो हैं उनकी एक टेरिटोरियल लिमिट है. तो अगर इंटरनेशनल इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं तो भाई क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन करना इज अ चैलेंज फॉर द रूरल आर्टिसंस, है ना. एक अच्छा खासा खर्चा पड़ जाता है. उसके बाद मार्केट फुटप्रिंट जो है रूरल लोगों का इनमें आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स होते हैं ये लोग उन्हीं लोकल डिजाइन्स को कॉपी करके रीब्रांड करके जो है अपने आउटलेट्स में बेच देंगे, और वो भी हाई प्रीमियम उस पर. तो जिसका बेनिफिट जो है वो लोकल लोगों तक आपको पहुंचने को नहीं मिलेगा. फिर आप देखोगे डिजिटल की वजह से जो है डिजिटल मार्केट प्लेस की वजह से जो है इनकी जो ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स है ना, इनका आप कॉपी जो है मतलब कॉपी जो है धड़ल्ले से हो सकता है. तो मतलब यू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि आपको एक टी शर्ट के अंदर एक ट्राइबल प्रिंट चाहिए. अब वो उसने बनाया कि उसने फर्क नहीं पड़ता, बट द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू हैव इज आप उसको उस प्रिंट को डाउनलोड करके आप टी शर्ट में जो है आप इजीली उसको स्टिक करके आप उसको बेच दोगे, है ना. तो रेप्लिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स जो है वो हमें देखने को मिलता है. तो सोर्स हो या ना हो नहीं फर्क पड़ता, उसका कंसेंट हो ना हो नहीं फर्क पड़ता, बट आप अपने प्रोडक्ट के अंदर उसका यूज करके आप उसको बेच दोगे. दूसरा है कि लो ग्रास फॉर्मलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपने कहा कि ये जो इंडिजीनियस क्लस्टर, ये जो इंडिजीनियस रूरल क्लस्टर जो है ये काफी इनका जो मतलब दे आर पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी. तो जिसकी वजह से क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मल सिस्टम ऑल्सो, तो एक्सप्लॉयटेशन के शिकार जो है ये आपको देखने को मिल जाते हैं. सो बेसिकली तो द वन पॉइंट यू कैन राइट इज कि भाई लो ग्रास रूट फॉर्मलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड. इसका सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ता है. तो सबसे पहले तो देखो भाई नौकरी चली जाएगी. जब नौकरी चली जाएगी तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार बनेंगे, है ना. एक तो पहले ही इनफॉर्मल इकोनॉमी है और ऊपर से आप इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर भी जो है जब आप एक्सप्लॉयटेशन इस लेवल पे करोगे तो लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ जाएगी. क्योंकि हैंडीक्राफ्ट आइटम के साथ ये है कि भाई ये जो आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब इट टेक्स टाइम टू मेक दोज प्रोडक्ट्स. जब आप मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हो तो यही प्रोडक्ट्स का जो टाइम जो बनने का होता है ये काफी ज्यादा जो है आपका रिड्यूस हो जाता है. तो अब 1 घंटे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है आपके बना सकते हो, है ना. उसके बाद आप देखोगे कि कैपेबिलिटीज डेप्रिसिएशन हो जाएंगे. अब अगर आप देखोगे कि जो उनका काम है ना, आप उस काम से उनको वंचित कर रहे हो एंड दे आर बीइंग अनएम्प्लॉयड और दे आर अंडर एम्प्लॉयड, तो भाई उनकी कैपेबिलिटीज क्या बन पाएंगी. द आंसर इज नो. तो जो कैपेबिलिटी अप्रोच है अमर्त्य सेन का कि भाई आप सरकार का काम होना चाहिए कि लोगों की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम होना चाहिए. सो इवन इफ दे आर केपेबल बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस आईपीआर आर्किटेक्चर डेफिसिट की वजह से जो है वो शिकार बन जाते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं. तो फाइनेंशियल रिटर्न जो है अपने ही कल्चर से वो कमा नहीं पाते. फिर आप देखोगे होमोजेनाइजेशन ऑफ द लोकल क्राफ्ट. फिर आप यहाँ पे होमोजेनाइजेशन में आप देखोगे जो इंस्ट्रूमेंट जो सितार है ना ग्लोबल लेवल पे जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से किया जाता है कि जो वेस्टर्न कल्चर को जो है ये आपका वेस्टर्न कल्चर को सूट करे, है ना. एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म के तहत आप देखोगे कि भाई जब लोग इनको यूज करते तो उनको इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या उसके फर्क नहीं पड़ता. सो दे कंज्यूम इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमिंग इट, है ना. तो एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म के चक्कर में कि भाई उसका कल्चर एरोड हो रहा है तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है. और इन सब की वजह से रीजनल डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी. तो जो मतलब काम है रूरल लोगों का और जो बेचा जा रहा है वो बेचा जा रहा है अर्बन एरियाज के अंदर, बिकॉज अर्बन एरियाज के अंदर जो परचेजिंग पावर है वो लोगों की काफी ज्यादा है. तो इसलिए अर्बन और रूरल के अंदर आपको एक बड़ा सा इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो होता हुआ आपको देखने को मिलेगा. एथिकल में हो सकता है कि आप इसमें बात कर सकते हो कि भाई ये कांतियन इंपेरेटिव को वायलेट करता है. तो कांतियन का सिंपल सा फोकस था कि देखो एंड को हमें देखना नहीं है, बट हमारा जो जरिया है जो मीन्स है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए. तो कॉर्पोरेट्स के चक्कर में आप देखोगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में अगर कल्चरल एक्सप्रेशन थ्रेट में आ जाते हैं कम्युनिटीज के तो ये सही नहीं है. दूसरा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि भाई यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को हार्म करता है.
क्यों हार्म करता है? क्योंकि आप यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में आप यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हो किसको? स्ट्रक्चरल डिसएम्पावरमेंट को, कल्चरल डायलेशन को। और जब किसी का कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा तो उसके अराउंड जो उसकी आइडेंटिटी होगी वो भी फिर खतरे में आ जाएगी, है ना। फिर आप देखोगे डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ द सीक्रेट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई योगा और आयुर्वेदा, है ना, इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर दिया जाएगा कि भाई ये ग्लोबल ऑडियंस को या ग्लोबल मार्केट को जो है आपका फिट हो जाए, है ना। उसके बाद देखोगे एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो ये कोई मतलब कोई कंसर्न लेने का कोई सीन ही नहीं है कि भाई इसको जो है मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करा, यूज कर लिया, मोनेटाइज कर लिया, कमोडिटी बना के बेच दिया। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का कोई यहाँ पे स्कोप दिखता नहीं है। और लास्ट की इसकी वजह से जो कम्युनिटेरियन ट्रस्ट है उस वो आपका इरोड होने लगता है। मतलब ये जो लोकल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, तो उनके बीच में और जो मार्केट में है, मतलब बनाने वाले और जो बेचने वाले, उन दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट डेफिसिट आपका डेवलप हो जाता है। क्योंकि लोकल कम्युनिटी को लगता है कि यार इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती करी है एंड वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो करना क्या चाहिए? तो करना यही चाहिए कि भाई आपको प्रिजर्वेशन की तरफ आपको मतलब आपको जो है जो मतलब प्रिजर्वेशन जो है आपको करना चाहिए। बात सही है। सरकार ने क्या किया? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के तहत जो एसेट्स को आपको प्रिजर्व करा जाएगा। दूसरा ये है कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जीआई एनफोर्समेंट के जो मैकेनिज्म है वो आपके सिंप्लीफाइड होने चाहिए, है ना। और एक तरीका होना चाहिए जिसके तहत जो है जो मतलब कम्युनिटी और जो मार्केट एक्टर्स हैं उनके बीच में जो एक बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई इतनी कमाई हुई, इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड विद द लोकल पीपल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की तरफ जाएगा एंड द लोकल कम्युनिटी विल ऑल्सो नॉट फील कि दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। और इनका कोऑपरेशन भी फिर हम आपको देखने को मिलेगा। तो इससे दो चीजें होंगी। पहला, कल्चरल डिग्निटी आपकी मेंटेन होगी और जो इकोनॉमिक एंगल है वो भी आपका प्रिजर्व होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई जस्ट होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो आपका समझ में आया। एंड इससे रिलेटेड मतलब वहां पे इफ यू अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स की आइडिया ग्लोबलाइजेशन का था, तो ग्लोबलाइजेशन को आप कल्चर से जोड़ सकते हो। कल्चर का पॉजिटिव, कल्चरल एक्सचेंज, कल्चर का नेगेटिव, कल्चरल अप्रोप्रिएशन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बात कर सकते हो। जब आप इस एंगल को ट्राइबल के साथ भी जोड़ के बात कर सकते हो कि भाई ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जो ट्राइबल का जो डिसएम्पावरमेंट होता है, उनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं खतरे में आपका आ सकता है। आप इसको एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटेरियनिज्म में इसको एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो। और दूसरा, आप कांत के इंपेरेटिव में भी जो है आप इसको यूज यहाँ पे कर सकते हो। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब अर्बनाइजेशन और आपका अर्बनाइजेशन और रीजनलिज्म के पॉइंट में भी जो है आप इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो कि जो कमर्शियल रिटर्न्स हैं वो अर्बन कैपिटल में बहुत ज्यादा है रूरल एरिया से ज्यादा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है अर्बन डिवाइड आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से जो आपका माइग्रेशन जो है टुवर्ड्स और अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका फिर फ्लरिश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप लोकल क्राफ्ट के बारे में बात कर सकते हो, कंज्यूमरिज्म बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हो। तो मतलब यू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज इन डिफरेंट papers of GS. So I just hope you like the video. So thank you so much. I'll see you in the next video.